कि जो हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर था खासकर जम्मू कश्मीर के बाहर, वो रहा नहीं डिवीजन के बाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अलग होने के बाद, और इसका खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं। इससे पहले अगर आप चंडीगढ़ जाते थे वहाँ रहने की जगह थी, आप बम्बई जाते थे वहाँ एडवेंट में हमारा अपार्टमेंट था, वहाँ कमरे थे, जब आप दिल्ली जाते थे वहाँ चनक्यापुरी में ए ब्लॉक में हमारे कमरे होते थे। अब चलिए, हुआ सो हुआ, जो वो प्रॉपर्टियां गई उनको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम जो हमारे पास हैं उनको अब हम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चंडीगढ़ का वो मकान गया हमारे पास, जैसे मैंने जवाब के दौरान कहा, सेक्टर 17 में हमारे पास एक स्ट्रक्चर था कमर्शियल, उसके लिए हमने इजाज़त लेके उसका यूज़ जो है बदल दिया है। अब वहाँ चंडीगढ़ के वो सेक्टर 17 में अब उसको एक स्टेट गेस्ट हाउस के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा और लगभग 13 करोड़ रुपए वहाँ खर्च हो रहे हैं। वो पेशेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, ऑनरेबल एमएलएज जो बाकी यहाँ से जाएंगे उनके इस्तेमाल के लिए होगा। इसी तरह दिल्ली में चनक्यापुरी में जगह कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पृथ्वीराज रोड में जगह अभी काफ़ी है। हेरिटेज स्ट्रक्चर जो हमारा है उसको कोई छू नहीं सकता, ना इसको कोई छूना चाहता है, लेकिन उस हेरिटेज स्ट्रक्चर के पीछे भी हमने काफ़ी कुछ बनाया है। जिन लोगों ने पृथ्वीराज रोड का पीछे हिस्सा देखा, अमृता शेरगिल मार्ग के पास, आपने वहाँ पे देखा होगा हमने टेम्पररी स्टेड बनाए, हमने वहाँ पे गेट हाउस बनाया, हमने वहाँ टेंट लगाए, कार पार्किंग है, वो सारा कुछ जो है हम एसिमुलेट करके एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है हम कंसीव करना चाहते हैं, ताकि उसमें रेस्टोरेंट, हॉल, कमरे, स्वीट्स, ताकि रहने के लिए आप लोगों के लिए बेहतरीन जगह हो। नहीं तो चनक्यापुरी में जो है रहने की कोई खास वहाँ पे अरेंजमेंट है नहीं। राजा जी मार्ग का एक पुराना इशू है और ये भी हमारी पहचान है। द ओरिजिनल कश्मीर हाउस इज राजा जी मार्ग। ओरिजिनल कश्मीर हाउस जो है वो पृथ्वीराज रोड नहीं है। हम कहते हैं इसको जम्मू कश्मीर हाउस, लेकिन अगर आप देखें महाराजा साहब का जो एम्बलम है वो राजा जी, वो पृथ्वीराज रोड पे नहीं, वो राजा जी मार्ग के मेन बिल्डिंग पे है। अब बदकिस्मती से वो बिल्डिंग जो है वो फौज के इसमें है, कंट्रोल में। हमारी लाख कोशिशें रहीं, हम उसको खाली नहीं कर पाए। अब बीच बीच में आप लोगों ने ये कहा कि अच्छे काम में आप हमारे साथ हो। जनाब, राजा जी मार्ग को खाली करने से मुझे या ट्रेजरी बेंचेस को अकेले फायदा नहीं होगा। ये जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, इसको महाराजा साहब की विरासत ही समझ लीजिए। इसमें आप हमारी मदद करके फोर्सेस से ये खाली करवाएं, ताकि एक अलीशान जम्मू कश्मीर का एक वहाँ पे हम बना सके, जिस तरह राजस्थान ने किया है इंडिया गेट के आसपास। व्हाट हाउस इज इट? जोधपुर हाउस नहीं, हाँ नहीं, जैसलमेर नहीं, कोई हाउस है वहाँ इंडिया गेट के आसपास जो राजस्थान ने डेवलप किया है। हम भी कर सकें, लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ थोड़ी बहुत ज़मीन हम कब्जे से खाली कर पाए हैं उसको हम इस्तेमाल करेंगे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने के लिए। द्वारका वगैरह के हवाले से मैंने इससे पहले बात की। एस्टेट्स को लेके हमारी कोशिश है कि सरकारी जो हमारे मुलाजिम हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके लिए अल्टरनेट अकोमोडेशन कायम की जाए। इसमें वर्टिकल जाना बहुत ज़रूरी है। अब हॉरिजॉन्टल की गुंजाइश है नहीं, और इस तरह के मिसाल आपको दिल्ली शहर में मिलते हैं, जहां मोती बाग को न्यू मोती बाग बना, अंसारी नगर, क्या नाम है वो, एम्स के पास, व्हाट्स दैट एरिया कॉल्ड, हाँ एम्स के पास, वहाँ पे भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बने। मेरा मानना है कि चाहे जम्मू में हो चाहे श्रीनगर में हो, जहाँ जहाँ हमारे सिंगल स्टोरी, टू स्टोरी के गवर्नमेंट अकोमोडेशंस हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके उनको डिमोलिश करके हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो हैं अपने ऑफिसर्स और अपने स्टाफ के लिए बनाने होंगे। इसी के साथ साथ जहाँ पे गुंजाइश होगी वहाँ पे ऑनरेबल एमएलएज और मिनिस्टर्स के लिए बेहतरीन अकोमोडेशन, क्योंकि आज अकोमोडेशन की बहुत सख्त कमी है। अफसोस मुझे इस बात का भी है कि इसमें भी हम फिलहाल जिस तरह हमें ये मकान खाली करने चाहिए थे हम नहीं कर पाए।
आप ऐसे कई सारे ऑनरेबल एमएलएज हैं जिनको हमने मजबूरन कहा कि आप प्राइवेट अकोमोडेशन ले लीजिए। यहाँ हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं जो अपने एंटाइटलमेंट से नीचे हैं। यहाँ कुछ ऐसे हैं जो अपने एंटाइटलमेंट से ऊपर मकानों में रह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एंटाइटलमेंट है नहीं, लेकिन वो मकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब कोशिश की जा रही है कि हम इसमें डिसिप्लिन लाएं। कोशिश की जा रही है कि नए जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के मकान जो है वो तैयार करें, लेकिन इसमें भी हमें जो है एहतियात करना होगा, इस लिहाज से कि कभी कभार डीपीआर बनाने में हम पता नहीं क्या कर जाते हैं। अब जो हम हाउसिंग एम्प्लॉयज के लिए बना रहे हैं श्रीनगर के नज़दीक, हैरान हुआ मैं पढ़ के, सुपर स्ट्रक्चर तैयार है तो डीपीआर के तहत प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। कैसे? क्योंकि डीपीआर में हमने ना पावर का अरेंजमेंट रखा है ना पानी का। अब खुदारा मुझे बताइए ना, अब ये कौन सा अक्लमंद है जिसने डीपीआर फ्लैट्स के बनाए बिना पावर और बिजली के, बिना पावर और पानी के? कौन जाएगा उनमें रहने के लिए? ना हम सरकारी मुलाजिम से कहेंगे ना, अब ये आपका फ्लैट है ले लीजिए, लेकिन ना इसमें पानी है ना बिजली है। तो डीपीआर बना कैसे? लेकिन पास भी हुआ, बिल्डिंग भी बनी। अब वो बिल्डिंग तैयार है, अब हमें अलग नए सिरे से उसके पानी का डीपीआर, उसके बिजली का डीपीआर। आगे जाके जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम उठा लेंगे, चाहे वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के कॉलोनीज के हों, चाहे हमारे एम्प्लॉयज के एस्टेट्स का हो, चाहे हमारे एमएलएज वगैरह का हो, इसमें हम खास ख्याल ये करेंगे कि डीपीआर जो है वो कंप्लीट हो और कोई इस तरह की गुंजाइश जो है वो ना रहे कि काम जो है वो अधूरा हो। ऑपोजिशन बेंचेस ने रिएक्ट किया। हम किसी पे सवाल या निशान नहीं उठा रहे हैं ना। अब जिम्मेदारी इस हाउस की है। आप अगर पैसों के बारे में जो है जानना चाहते हो, पैसों के इस्तेमाल के बारे में जानना चाहते हो तो ठीक है, नहीं जानना चाहते हो तो कोई मुझे क्या है। वहां से सवाल आया, सवाल का हमने जवाब दिया और जवाब ये था कि 3 साल में हमने कोई 15 करोड़ जो है वो चार्टर प्लेन्स पे खर्च किए, इतना ही। हमने कोई इसमें सियासत नहीं की, हमने किसी पे ऊपर सवालिया निशान नहीं उठाए, लेकिन महकमे को लेके मैं शिकायत जरूर करूंगा। ये चार्टर हमने तब इस्तेमाल किए जब हमारा जहाज यहां बैठा हुआ था। और क्यों बैठा? मैं ये मानता ही नहीं हूं कि ना हमारे पास पायलट नहीं था इसलिए। पायलट तो किराए पे मिलते हैं। अगर आप फुल टर्म लगाना नहीं चाहते हो, महीने के लिए आपको पायलट मिलते हैं। पिछले दिनों हमारा हेलीकॉप्टर का पायलट जो है वो छुट्टी पे था। हमने टेम्पररी पायलट यहाँ, जब ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब आए, हमने हफ्ते के लिए पायलट रखा, उसने हमारा जहाज चलाया। अब जो जहाज हमने खरीदा था, जम्मू कश्मीर के लोगों ने खरीदा, अपने टैक्स के पैसों से खरीदा, हमने 5 साल उसको बाहर जम्मू एयरपोर्ट पे सजा के रखा। आप सबों ने देखा होगा जब आप वहां से उड़े और वापस आए। लापरवाही, मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन सरासर लापरवाही। क्या जरूरत थी उसको खुलेआम बाहर धूप में रखने की? अगर नहीं इस्तेमाल करना था उसको, जो मॉथ बॉलिंग कहते हैं, उस हिसाब से उसको पार्क किया जाता है, ये समझते हुए कि इसको अब काफी अरसे के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। श्रीनगर पहुंचा के हमारा हैंगर है वहां एयरपोर्ट पे, उसके अंदर रखते, कम से कम मौसम से तो बच जाता। आज भी हमें पता नहीं है कि कितने करोड़ हमें खर्चाने पड़ेंगे इसको दोबारा एयरवर्दी बनाने के लिए। उसके बाद क्या हम बेचेंगे, चार्टर करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो तो तब की बात। लेकिन आज तो हमें यह भी नहीं मालूम कि इसको दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा। ये तो कम से कम लोगों के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं है ना। माने कि कहीं ना कहीं इसमें गलती हुई है और उस गलती को अब हमें जो है सुधारना पड़ेगा। हेलीपैड्स के हवाले से बीच में यहाँ बात आई है, जम्मू एयरपोर्ट एक्सपेंशन के हवाले से मैंने अपनी तकरीर में, बजट में भी बात की थी, तो मैं उसमें ज़्यादा गहराई से जाऊंगा नहीं। शायद ही हमारे 50 ऑनरेबल मेंबरों ने जिन्होंने तकरीर की, किसी एक मेंबर ने भी टूरिज्म का सेक्टर टच नहीं किया हो। हर ऑनरेबल मेंबर ने टूरिज्म के हवाले से बात की और ये कहा कि उनके इलाके में टूरिज्म का पोटेंशियल है।
हर इलाके में शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टूरिज्म की गुंजाइश है, लेकिन उस गुंजाइश को एक्सप्लॉइट करने के लिए पहले तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, और हमें यह भी मानना होगा कि हर कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां टूरिस्ट जाना पसंद करेंगे। और पता नहीं स्पीकर साहब आपने आजमाया या नहीं, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि हर किसी को लगता है कि हमारे इलाके में टूरिज्म का इलाज गंडोला है। कितने ऑनरेबल मेंबरों ने गंडोला मांगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन कहना मैं अपनी मजबूरी और जिम्मेदारी समझता हूं, गंडोला टूरिज्म का इलाज नहीं है। ये मत सोचिए ना कि हम गंडोला बनाएंगे तो खुद ब खुद टूरिस्ट वहां टूट टूट के आएंगे। हमने गंडोला ऐसे भी बनाए जिनमें लोगों को बिठाना हमारे लिए मुश्किल था, नहीं चले। हमने यही समझ के, श्यामलाल जी और सलाथिया साहब गवाह हैं, यही समझ के हमने यहाँ जम्मू में गंडोला बनाया। कितना चला? मुश्किल से मैं हफ्ते में एक आध दिन देखता हूं जब वो एक सेक्टर चलता है, दूसरा सेक्टर तो चलता ही नहीं है। गंडोला इलाज नहीं है। अलग इलाकों की अलग जो है खासियत है, उनको डेवलप करना होगा। अब जम्मू में एडवेंचर टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म, मैं बार बार कहता हूं। और ये जो इल्जाम लगता है कि ना हम टूरिज्म के लिहाज से भेदभाव कर रहे हैं, जम्मू में टूरिस्ट ज्यादा है, कश्मीर में कम है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें, टूरिज्म जो है वो ज्यादा कश्मीर और जम्मू के पहाड़ियों में गया है। जम्मू को पिलग्रिम मिलता है। जम्मू को अगर हमने टूरिज्म डेवलप करना है तो सबसे पहले हमें पिलग्रिम टूरिज्म डेवलप करना होगा। उसके लिए हमें सर्किट बनाने होंगे। उसके लिए मेरा इरादा है, तो आप ऑनरेबल मेंबर्स के साथ बैठ के आपके मशवरे के तहत, क्योंकि जो आपके तीर्थ स्थान हैं, जो आपके होली पिलग्रिमेज साइट्स हैं, उनके बारे में मैं कम जानता हूं, आप ज्यादा जानते हो। मैं आपके साथ बैठ के 2-3 ऐसे सर्किट बनाना चाहता हूं जिनको हम फिर प्रमोट कर सकें, ताकि माता वैष्णो देवी के यात्री जो हैं उनको जब वो आए तो उनको पता हो कि अब ये जगह है जहां हम जा सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो एक दिन आए, दर्शन करें और चले जाएं। तो ये हमारा इरादा है। नए डेस्टिनेशंस स्प्रेड के तहत हम डेवलप करना चाहते हैं। विंटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, बॉर्डर टूरिज्म। आज एक नया हमारे ऑनरेबल मेंबर जो है उन्होंने एग्री टूरिज्म के हवाले से बात की। एग्री टूरिज्म का मैं पहली बार कॉन्सेप्ट सुन रहा हूँ। बैठूंगा उनके साथ, समझने की कोशिश करूंगा। शायद ये आरएसपुरा की बात और हमारे वो मशहूर बासमती वगैरह उसके आसपास की बात कर रहे हैं। करेंगे ना, बैठेंगे आपके साथ और देखेंगे क्या कर सकते हैं हम टूरिज्म के हवाले से।